ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां 3 कैदियों ने एक ऐसी जेल से भागने का प्लान बनाया जहां से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकल पाया था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि गार्ड की इजाजत के बिना एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन इन तीनों ने प्रिटोरिया प्रिजन को ब्रेक कर दिया और पुलिस बस उन्हें देखती रह गई। कहानी की शुरुआत साल 1978 के साउथ अफ्रीका से होती है। उस वक्त वहाँ गोरे लोगों का शासन था और काले लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। हर दिन सैकड़ों ब्लैक लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था, यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। जब ब्लैक लोगों ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया तो साउथ अफ्रीका की सरकार ने इस विरोध को बेरहमी से कुचल दिया। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गईं और हालात इतने खराब हो चुके थे कि ऐसा लगने लगा जैसे ब्लैक लोगों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसी दौर में ब्लैक लोगों के हक के लिए कई संगठन बने। इन्हीं में से एक था ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसमें नेल्सन मंडेला भी जुड़े थे। ब्लैक लोगों के समर्थन में कुछ गोरे लोग भी आ गया, जिनमें टिम और स्टीफन शामिल थे। ये दोनों ANC के सदस्य थे। एक दिन टिम और स्टीफन एक बाजार में अलग अलग जगहों पर कुछ बैग रख देते हैं। थोड़ी देर बाद इन बैग्स में लगे बम फट जाते हैं। ये बम जानलेवा नहीं थे, बल्कि इनका मकसद बैग्स में रखे पर्चों को हवा में फैलाना था, ताकि लोगों को बताया जा सके कि गोरे लोग ब्लैक लोगों पर कैसे जुल्म कर रहे हैं। अगर वह खुद हाथ से पर्चे बांटते तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेते, क्योंकि उस समय ऐसा करना यह एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन इतनी चालाकी के बावजूद भी पुलिस ने टिम और स्टीफन को रंगे हाथों पकड़ लिया। सरकार के लिए ये कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि बहुत ही खतरनाक थे। इसीलिए बिना देरी किए इन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया जाता है और जैसे ही केस शुरू होने वाला होता है तभी टीम की गर्लफ्रेंड डेफनी उससे मिलने आ जाती है। वह चुपके से टिम को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि इन पैसों को छुपा कर रखना, जेल के अंदर यह काम आएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि पकड़े मत जाना, वरना सजा और बढ़ सकती है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टिम टॉयलेट जाता है और उन पैसों को एक ट्यूब में डालकर अपने शरीर में छुपा लेता है। फिर टिम और स्टीफन दोनों को कोर्ट में ले जाया जाता है। अब कोर्ट में टिम और स्टीफन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बम के जरिए लोगों की जान खतरे में डाली। हालांकि सच यह था कि वो असली बम नहीं था, लेकिन जज एक कट्टर गोरा और सख्त इंसान था। वह गुस्से में कहता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो मानते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं। टिम, जो एक फेमस प्रोटेस्टर था, उसे 12 साल की सजा मिलती है और स्टीफन को 8 साल की सजा मिलती है। कोर्ट में उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं। जज उन्हें डांटता रहता है और केस खत्म हो जाता है। इसके बाद एक पुलिस वाला हथकड़ी लगे स्टीफन को कुर्सी पर बैठाकर वहां से चला जाता है। तभी स्टीफन की नजर पास की खुली खिड़की पर पड़ती है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। मौका देखकर स्टीफन तुरंत उठता है और बिना सोचे समझे खिड़की से कूद जाता है। नीचे गिरते ही उसके पैर में चोट लगती है। तभी एक पुलिस वाला उस पर गोली चलाने लगता है। नीचे खड़ा दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। स्टीफन अब पूरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद दोनों कैदियों को पुलिस वैन में डाल दिया जाता है और उन्हें खतरनाक प्रिटोरिया जेल ले जाया जाता है। जेल पहुंचते ही वहां का वार्डन कैप्टन स्निपेल उनसे मिलने आता है। वह पहले से ही इनके बारे में सब जानता था, लेकिन मिलने के बजाय वह उनका अपमान करने लगता है। वह गुस्से में कहता है कि तुमने अपनी ही जाति के साथ गद्दारी की है। अब इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है। जैसे ही टिम अंदर जाता है, उसकी नजर सबसे पहले दरवाजे के सिस्टम पर जाती है। वह उसे ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। ऊपर टावर में खड़े गार्ड नए कैदियों को डराने के लिए अपने ऑटोमेटिक हथियार दिखाते हैं। इसके बाद इन दोनों को अगल और बगल के सेल में बंद किया जाता है। गार्ड कहता है कि अगर तुमने अपने सेल में गंदगी की तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वे दीवार पर नॉक करके एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अगली सुबह जब वे खाना खाने जाते हैं तो टिम देखता है कि कुछ कैदी ब्लू रंग की ड्रेस में हैं, जबकि उनकी ड्रेस ग्रे होती है। वह खाना लेकर उनके पास जाता है, लेकिन वे उसे घूरने लगते हैं। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वह उसे एक अलग टेबल पर ले जाता है। इस कैदी का नाम डेनिस गोल्डबर्ग है, जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उसे उम्र कैद की सजा मिली है। डेनिस ने कहता है कि यहाँ 2 ग्रुप के कैदी हैं। नीले रंग का ग्रुप बहुत खतरनाक कैदियों का है। उनमें से कुछ को उम्र कैद हुई है, कुछ को फांसी की सजा, और टिम जैसे धूसर रंग वाले ग्रुप में कम अपराध करने वाले कैदी हैं, जिनकी सजा 2 से 12 साल के बीच है और इनमें से ज्यादातर नस्लवाद के खिलाफ आंदोलनकारी थे। डेनिस ने कहा कि हमें उन नीले ग्रुप वालों के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए, वे बहुत खतरनाक हैं। दूसरी तरफ स्टीफन नीले रंग वालों के साथ बैठ गया था। तब धूसर रंग वालों ने टेबल पर आवाज करके इशारा किया, इसलिए स्टीफन वहां से उठकर जल्दी से टिम के पास आ गया। डेनिस से उनकी कई बातें हुई। टिम ने कहा कि हमें यहाँ 12 साल की सजा हुई है, लेकिन हम इतने दिन जेल में नहीं रहेंगे, हम भागेंगे। उनकी यह बातें हो रही थी। तभी वहाँ एक क्लीनर कैदी ने कुछ थाली बर्तन गिरा दिए। तभी एक ऑफिसर आया और उसे तरह तरह से ताने मारकर पीटा। असल में यहाँ जो काले लोग वाले कैदी थे, उन लोग पर अत्याचार का कोई अंत नहीं
था। वे पूरा जेल साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन थोड़ी सी गलती पर उन्हें इस तरह पीटा जाता था। अब डेनिस इस मौके पर टिम और स्टीफन से उनके एस्केप प्लान पर डिटेल में बात करता है। वह कहता है कि यह बिल्कुल आसान नहीं होगा। जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं, ऊपर कांटेदार तार लगे हैं, टावर में गार्ड सर्च लाइट और मशीन गन के साथ तैयार रहते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। सुरंग बनाना भी इम्पॉसिबल है। आखिर में डेनिस उन्हें समझाता है कि यह बेवकूफी भरा सपना छोड़ दो, लेकिन पास में खड़ा एक कैदी उनकी बात सुन रहा था। उसका नाम लियोनार्ड फॉन्टेन था। वह उनके पास आता है और कहता है, तुम लोग डेनिस की बातें मत सुनना, वह एक डरपोक आदमी है। वह सबको इसी तरह डराता है। इसी कारण बहुत से लोग भागना चाहते हुए भी नहीं भाग पाते। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोगों के पास अगर भागने का कोई प्लान है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह टिम, लेनर्ड और स्टीफन की एक टीम बन जाती है जो जेल से भागने के बारे में सोचने लगती है। अब टिम सोचने लगता है कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकले। दरवाजों के ताले तोड़ने के अलावा उसे कोई और रास्ता समझ नहीं आता, इसलिए वह हर रात अपने सेल के ताले को ध्यान से देखने लगता है। वह समझने की कोशिश करता है कि यह कैसे काम करता है। टिम समझ चुका था कि उसे बाहर निकलने के लिए दरवाजों के ताले खोलने होंगे। करीब 50 दिनों तक वह अपने सेल के लॉक को ध्यान से देखता रहा। एक दिन उसे लगा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जितना समझना था वह समझ चुका था। अब काम शुरू करने का समय आ गया था। टिम एक कागज को मोड़कर ताले के अंदर डालता है और उसकी गहराई मापता है। फिर उसी कागज पर निशान लगाकर चाबी का डिजाइन तैयार करता है। अगली सुबह नहाते समय वह लेनर्ड से कहता है कि उसे जेल से भागने का एक तरीका मिल गया है। वह कहता है कि वह इस जेल के हर दरवाजे की चाबी बनाएगा और उन्हीं चाबियों से दरवाजे खोलकर बाहर निकलेगा। ये सुनते ही लेनर्ड हंस पड़ता है। उसे यकीन ही नहीं होता क्योंकि चाबी वह बनाएगा किस चीज से, और हर गेट की चाबी बनाने के लिए तो उन्हें ताले को ठीक से देखना भी पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन है। तब टिम कहता है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं लकड़ी की चाबियां बनाऊंगा। जेल में हमें लकड़ी का काम करवाया जाता है, वहीं छिपकर मैं इन्हें तैयार करूंगा। लेकिन असली चुनौती यह थी कि चाबी बनाने के लिए उसके शेप और साइज को सही से समझना जरूरी था, और ताले की चाबी को देख पाना बिल्कुल आसान नहीं था। चाबी तो सिर्फ कुछ खास जेलरों के पास होती थी और वे खुद से आकर कैदियों को चाबी दिखाने वाले नहीं थे। इसलिए टिम और उसके साथियों ने एक चाल चली। वे बीच बीच में जेल के अंदर झूठी लड़ाई का नाटक करते और जानबूझकर हंगामा खड़ा कर देते थे। हालात को संभालने के लिए गार्ड को बार बार आना पड़ता है और टिम इसी मौके का फायदा उठाता है। खेल के समय, खाने के समय और हाजिरी के दौरान जब भी मौका मिलता वह गार्ड की चाबियों को ध्यान से देखता रहता है। इस तरह वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उनकी ड्राइंग बनाता है। करीब 75 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उसकी चाबियों की ड्राइंग पूरी हो जाती है। अगले दिन टिम वर्कशॉप में अपनी योजना पर काम करता है। वह अपनी ड्राइंग के अनुसार लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से चाबी बनाना शुरू कर देता है, लेकिन काम खत्म होने की बेल बज जाती है। इसके बावजूद वह चुपचाप काम करता रहता है। ये बात वार्डन नोटिस कर लेता है और उसे शक हो जाता है। वह तुरंत सभी कैदियों को लाइन में खड़ा कर देता है और सख्ती से तलाशी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ टिम अपनी बनाई हुई चाबियों को छिपा नहीं सकता था, क्योंकि हर चीज की सख्त जांच हो रही थी। हर कैदी को चाय या कॉफी के लिए एक फ्लास्क दिया गया था और टिम ने उसी फ्लास्क का इस्तेमाल किया। उसने फ्लास्क का पिछला हिस्सा खोलकर चाबियों को कपड़े में लपेटकर अंदर छुपा दिया। लेकिन तभी ऑफिसर मोंग फ्लास्कों की जांच करने लगता है। वह चाय फेंक कर उन्हें बजाकर चेक करता है। टिम की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन कपड़े में लिपटी चाबियां पकड़ में नहीं आती और इस तरह टिम अपनी चाबियों को सुरक्षित अपने सेल तक ले आता है। वो अपनी बनाई हुई चाबी को सेल के ताले में डालता है और उसे थोड़ा थोड़ा सही आकार देने लगता है। कई रातों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आता है जब टिम अपनी लकड़ी की चाबी ताले में डालता है और ताला तुरंत खुल जाता है। ये देखकर टिम बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी समस्या सामने आती है। सेल के बाहर एक स्टील का दरवाजा था जिसका की होल बाहर की तरफ था, मतलब अंदर से उसे खोलना नामुमकिन था। अगली सुबह टीम ये बात लेनार्ड को बताता है। वह कहता है, मैंने सेल की चाबी तो बना ली है, लेकिन स्टील वाले दरवाजे को हमें बाहर से खोलना होगा। इसका मुझे अभी कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है। सेल की खिड़की से भी हमारे हाथ उस लॉक तक नहीं पहुंच सकते। इस पर लेनार्ड कहता है, पहले यह बताओ कि तुम्हारी बनाई हुई चाबी से क्या स्टील गेट भी खुल जाएगा? टिम जवाब देता है, ये तो चेक करना पड़ेगा। एक दिन इन लोगों को अपने सेल ब्लॉक की सफाई का काम दिया जाता है। सफाई करते समय लेनार्ड ब्लॉक के मेन गेट पर नजर रखता है और टिम स्टील गेट में अपनी बनाई हुई चाबी लगाता है, लेकिन उस चाबी से ताला नहीं खुलता। इसके बाद टीम फिर से गार्ड्स के पास मौजूद स्टील गेट की चाबी को ध्यान से देखता है और वैसे ही एक नई चाबी बनाने में लग जाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वह चाबी तैयार कर लेता है। फिर एक दिन मौका मिलने पर सफाई करते समय टिम बाहर से स्टील गेट में अपनी नई चाबी लगाता है और गेट खुल जाता है। यानी अब उसकी बनाई हुई चाबी से स्टील गेट भी खुलने लगा था। लेकिन जैसे ही टिम चाबी बाहर निकालने
लगता है चाबी का आधा हिस्सा टूटकर लॉक के अंदर फंस जाता है। गार्ड के आने से पहले टिम बड़ी मुश्किल से उस टूटे हुए टुकड़े को बाहर निकाल पाता है। हालांकि इस अफरा तफरी में गेट का लॉक बाहर ही रह जाता है। गार्ड के साथ वार्डन भी वहां आ जाता है, लेकिन वह बाहर पड़े लॉक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। गार्ड के जाते ही टीम की जान में जान आती है। अगले दिन टीम और उसके साथी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनके पास सेल के गेट और स्टील गेट दोनों की चाबियां थी। पिछले 2 महीनों से टिम लोग सोच रहे थे कि रूम के अंदर से बाहर वाले स्टील गेट का लॉक कैसे खोलें। एक बार लेनार्ड बोला, हम सिर्फ अपनी खिड़की से बाहर हाथ निकाल सकते हैं। किसी तरह अगर हाथ बाहर के लॉक तक पहुंचा पाए तो लॉक खुल सकता है। इसी समय उनकी कुछ बातें मोंग ने सुन ली थी। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन टिम लोगों ने चालाकी से कहा कि वे जेल साफ करने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं। इसी पर इतनी बातें हो रही हैं। इस बार भी गार्ड ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चला गया। कुछ देर बाद स्टीफन ने लेनार्ड के हाथ में पकड़ा झाड़ू को नोटिस किया। उसने कहा, अच्छा, अगर इस झाड़ू से बाहर चाबी तक पहुंचा जा सके तो क्या पॉसिबल है? फिर उन्होंने खिड़की से झाड़ू को बाहर गेट लॉक तक पहुंचाया। अब अगर किसी तरह इस झाड़ू में चाबी फिट करके घुमाया जा सके तो बाहर वाला स्टील गेट अंदर से ही खुल सकता है। झाड़ू से गेट के लॉक तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन लॉक खोलने के लिए चाबी घुमानी होगी। ये वे कैसे करेंगे? वे फिर सोचने लगे। एक दिन टिम वर्कशॉप में काम कर रहा था और उस समय उसने एक हैंड क्रैंक मशीन देखी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उस मशीन के हैंडल की तरह उसने झाड़ू के आखिरी सिरे पर एक लकड़ी लगा दी और घुमाने की व्यवस्था बना ली। यहाँ चाबी फिट करते हैं, लेकिन चाबी को झाड़ू की लाठी से ही घुमाना पॉसिबल हो जाता है। अब तो इसे भी टेस्ट करके देखना जरूरी है। उसी रात टिम ने इस लाठी से बाहर के गेट के लॉक तक पहुंचाया और कुछ कोशिश के बाद उसने बाहर वाला स्टील गेट भी खोल दिया। टिम बहुत खुश हो गया। वो कर पाया, लेकिन लाठी को अंदर लाते समय चाबी खुलकर बाहर गिर गई। अगर गार्ड ने इसे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तो चाबी को अब किसी भी तरह अंदर लाना ही होगा। टिम के पास च्युइंगम था। उसने च्युइंगम को चाबी पर लगाया और लाठी के सिरे पर चिपका दिया। बहुत कोशिश के बाद एक स्टेज पर वह चाबी को अंदर ला सका। टिम फिर से बड़ी मुश्किल से बच गया। अगले दिन सुबह खाने के समय टिम ने अपने साथियों से कहा, मैंने ग्रिल और स्टील दोनों तरह के गेट खोलने में कामयाब हो गया हूँ। मुझे लगता है कि हम इसी तरह सारे गेट खोलकर बाहर निकल सकते हैं। स्टीफन यह सुनकर बहुत खुश हुए और हैरान भी। टिम लेकिन अपनी इन चाबियों को कभी भी अपने पास नहीं रखता था। कभी वह इन्हें एक जगह छिपाता, कभी वर्कशॉप में, कभी गार्डन में, ऐसी अलग अलग जगहों पर, ताकि गार्ड कभी इन्हें ढूंढ ना पाए। टिम ने सिर्फ अपने सेल के उन 2 गेट खोलकर नहीं रुक गया। वह जानता था कि बाहर और भी कई गेट खोलने होंगे, तभी वह भाग पाएगा। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी था कि बाहर के गेट भी उसकी इस चाबी से खुलेंगे या नहीं। फिर भी उनकी ब्लॉक का मेन गेट आसानी से खुल गया। दूसरे ब्लॉक पर और कोई खास गेट नहीं था। नीचे ब्लॉक पर कई गेट थे। इन्हें खोल पाने पर टीम लोग भाग सकते थे। टीम ने बाद में अपने साथियों के साथ इन सब पर डिस्कशन भी की। सबकी बात यह थी कि सिर्फ इन कुछ गेट खुल गए हैं। क्या इसका मतलब बाकी सारे गेट भी खुल जाएंगे? क्या इसमें कोई गारंटी है? नीचे ब्लॉक के गेटों की चाबी तो अलग भी हो सकती है। टिम बोला, मैं एक बार गहरी रात में बाकी गेट खोलकर देखने की कोशिश करूंगा। अगर खुल गए तो हम पूरी तरह से भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ गेट खोलकर बाहर निकलने से काम नहीं चलेगा। मेन रोड तक जाना होगा, मतलब कारागार के मुख्य दरवाजे को पार करके और कुछ दूर जाना पड़ेगा। मुख्य फाटक के बाहर भी पुलिस तैनात है और अगर इस समय किसी ने उन्हें कैदी के यूनिफॉर्म में देख लिया तो देखते ही गोली मार देगा। लेकिन टीम लोगों ने इसका भी इंतजाम कर लिए थे। हर हफ्ते इस कारागार में नए नए कैदियों को लाया जाता है। उनके कपड़े उतरवाकर यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। कोई कपड़े लाता है, कोई टूल्स और कोई जरूरी सामान। अब भागने का प्लान धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। गार्ड अब टिम पर बहुत कड़ी नजर रखने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि टिम और उसके साथी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक काले कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे एक छोटी सी साबुन की टिकियां देता है। मौका मिलते ही टिम सावधानी से चाबियों का शेप साबुन पर उतारता है और फिर उन निशानों को कचरे के डिब्बे के नीचे छिपा देता है ताकि किसी को शक न हो। कुछ समय बाद गार्ड टिम की कोठरी में आता है। वह उसे नया चश्मा देता है और हंसते हुए कहता है कि जिस काले आदमी ने उनकी मदद की थी उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। ये सुनते ही टिम के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वह खुद को शांत रखता है क्योंकि उसे पता था कि जरा सी गलती उसकी जान ले सकी है। इसके बाद टिम और लेनार्ड भागने की प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। रात में वे धीरे धीरे अपनी कोठरियां खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलते हैं और बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर वे सुनते हैं कि बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड तेज क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है। वे धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाबी घूमने वाली होती है अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और गार्ड धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। टिम और लेनार्ड तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऊपर जाने का समय नहीं था, इसलिए वे सीढ़ियों के पास वाली अलमारी में घुस जाते हैं। वे डर जाते हैं क्योंकि अलमारी का दरवाजा उनकी तरफ से ठीक से बंद नहीं हो रहा था। गार्ड सीढ़ियों की ओर आता है, कुछ बड़बड़ाता
आता है और फिर ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही टिम और लनार्ड फिर से अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। वे बूथ के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर एक ही जगह अटका हुआ है। वे एक और दरवाजा खोलते हैं। उसी समय ऊपर बैठा गार्ड उनकी कोठरियों के अंदर झांकता है। उसे कंबल के नीचे किसी आदमी जैसा कुछ दिखता है, लेकिन असल में वह तकियों का ढेर था। तभी ऊपर के कैदियों में से एक को जोर जोर की खांसी शुरू हो जाती है। आवाज सुनकर टिम और लनार्ड समझ जाते हैं कि अब आगे बढ़ना खतरनाक है। वे धीरे धीरे सभी दरवाजे बंद करते हैं और फिर से अलमारी में छिप जाते हैं। गार्ड नीचे आता है और फर्श पर कुछ अजीब देखता है। वह पसीने की बूंदें थीं जो उनके भागते समय गिर गई थीं, लेकिन गार्ड ज्यादा ध्यान नहीं देता। गार्ड अपने जूते से सब कुछ साफ करता है और वहां से चला जाता है। टिम और लनार्ड राहत की सांस लेते हैं और वापस अपनी कोठरियों में लौट जाते हैं। अगली सुबह कैप्टन स्नेपल और गार्ड टिम की कोठरी में आते हैं। टिम पिछली रात की थकान के कारण गहरी नींद में होता है, इसलिए तेज घंटी भी उसे नहीं जगा पाती। आखिरकार वे उसे जबरदस्ती उठाते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं, क्योंकि टिम को कोई बीमारी नहीं थी। स्नेपल समझ जाता है कि टिम रात भर जाग रहा था। टिम कुछ नहीं कहता, बस बार बार माफी मांगता है। यह सुनकर स्नेपल गुस्से में आ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह फिर देर तक सोया तो उसे पछताना पड़ेगा। इसके बाद वे उसे सेल से बाहर फेंक देते हैं और तलाशी शुरू करते हैं। इसी दौरान टिम और स्टीफन देखते हैं कि गार्ड लनार्ड की कोठरी भी खंगाल रहे हैं और उसके बेटे के सारे पत्र फाड़ रहे हैं। यह देखकर लनार्ड गुस्से में उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। बाद में उसे एक सुनसान सेल में डाल दिया जाता है, जहां वह गुस्से में गार्ड की क्रूरता को कोसता रहता है। इसी बीच वार्डन टिम को अपने पास बुलाता है और उसे प्रतिबंधित किताबों और कागजों के लिए डांटता है। गुस्से में वह टिम का सारा सामान जमीन पर फेंक देता है। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है, लकड़ी की चाबी का छोटा सा टुकड़ा जिसे टिम फेंकना भूल गया था। यह देखकर टिम अंदर से घबरा जाता है, जबकि वार्डन उसे ध्यान से देखने लगता है और पूछता है, यह क्या है? टिम संभलकर जवाब देता है, यह फोटो रखने का स्टैंड है। वो इन्हें फोटो स्टैंड की तरह इस्तेमाल करता है। टिम अपने माता पिता की फोटो उसमें लगाकर भी दिखा देता है। यह देखकर वार्डन का शक दूर हो जाता है। फिर उनकी नजर टिम की झाड़ू पर पड़ती है, जिसमें छेद था और धागा बांधकर उसे दीवार पर टांगा गया था। यह देखकर वार्डन ताना मारते हुए कहता है, तुम तो सामान औरतों की तरह सजा कर रखते हो। फिर वह चेतावनी देता है, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो सबसे पहली गोली मैं ही मारूंगा। इतना कहकर वह चला जाता है। सब कुछ सामने होते हुए भी वो असली बात नहीं समझ पाया। इससे यह साफ होता है कि किसी को भी कमजोर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब टीम को जेल से भागने के लिए जेल का नक्शा चाहिए था, ताकि वह देख सके कि बाहर निकलने का सबसे आसान और छोटा रास्ता कौन सा है। टिम जेल में सफाई करने वाले एक ब्लैक आदमी से ऑफिस से नक्शा लाने को कहता है। इसके बदले वह आदमी टिम से सिगरेट और साबुन मांगता है। टिम के पास पैसे थे जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिए थे। जब टिम जेल में आया था तो उसने सबसे पहले अपने पैसे अपने शरीर से बाहर निकालकर और उन्हें जमीन के अंदर रख दिया था। उन्हीं पैसों में से कुछ की मदद से वह जेल के अंदर सिगरेट और साबुन खरीदता था। वह यह चीजें सीधे सफाई वाले को नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो टिम पकड़ा जाता। इसलिए टीम एक डस्टबिन के नीचे चुंगम से साबुन और सिगरेट चिपका कर रख देता था। वहीं से सफाई वाले को उसका हिस्सा मिल जाता था। इसी तरीके से टीम को जेल का नक्शा भी मिल जाता है। टिम उस नक्शे को टूथपेस्ट की ट्यूब में छुपा देता है और ऊपर से टूथपेस्ट भी भर देता है, ताकि किसी को शक ना हो। नक्शा छुपाने के बाद टीम हर रात अपने सेल से बाहर निकलता और सभी गेट्स के लॉक को अपनी बनाई हुई चाबियों से टेस्ट करता रहता था। जरूरत पड़ने पर वह चाबियों में सुधार भी करता था। उसकी हर रात बहुत ज्यादा तनाव से भरी होती थी। हर वक्त पकड़े जाने के डर से उसे पैनिक अटैक तक आने लगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता रहा। कुल मिलाकर टीम ने जेल के 10 गेट्स के लिए 33 चाबियां बना ली थी। अब टीम को जेल में 404 दिन पूरे हो चुके थे। वो पूरी तरह भागने के लिए तैयार था। उसने जेल का नक्शा स्टीफन और लनार्ड को भी दिखा दिया, ताकि वह भी समझ सके कि किस रास्ते से भागना है। लेकिन टीम खुद एक बार बाहर तक का रास्ता देख लेना चाहता था। इसके लिए वह जानबूझकर अपने दांत में दर्द पैदा करता है। इसी वजह से जेल की डॉक्टर उसे इलाज के लिए बाहर ले जाने को कहती है। टिम को जेल के पीछे वाले रास्ते से ले जाया जाता है। वहाँ अंत में एक इलेक्ट्रिक गेट होता है, जिसका बटन गार्ड के ऑफिस में होता है। बटन दबाते ही गेट खुल जाता है। इसके बाद एक और गेट आता है। उसे पार करते ही टिम देखता है कि अब उसके सामने सिर्फ मेन गेट बचा है। ये गेट दिन भर खुला रहता है, क्योंकि कैदियों की आवाजाही और राशन की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। इसके बाद सीधे सड़क शुरू हो जाती है। ये सब देखकर टिम वापस लौटता है और अपने दोस्तों को बताता है कि बाहर गार्ड पहरा देते रहते हैं। टिम कहता है कि अगर वे गार्ड से बच निकले तो उन्हें आजाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वह बाकी कैदियों को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डेनिस मना कर देता है। वह कहता है, तुम लोग ही जाओ, अगर ज्यादा लोग गए तो सब पकड़े जाएंगे। तुम लोग भाग जाओ
जाओ, हमें इसी में खुशी होगी, हम अपनी लड़ाई जेल के अंदर रहकर ही जारी रखेंगे। अब तय हो चुका था कि आज रात टिम, लेनार्ड और स्टीफन जेल से भागने वाले हैं। रात होते ही तीनों अपनी अपनी सेल से बाहर निकल आते हैं। उसी समय रात की ड्यूटी पर मौजूद गार्ड बाथरूम जाता है, लेकिन फ्लश काम नहीं कर रहा होता। वह सीढ़ियों के नीचे रखी अलमारी से फ्लश पंप लेने चला जाता है। इसी बीच टिम और उसके साथी सिविल कपड़े पहन लेते हैं, जिन्हें स्टीफन ने पहले ही एक खाली सेल में छुपा दिया था। इसके बाद तीनों नीचे वाले फ्लोर पर आकर उसी अलमारी में छिप जाते हैं और गार्ड के ऊपर जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी गार्ड फ्लश पंप वापस रखने के लिए उसी अलमारी की तरफ आने लगता है। तीनों बुरी तरह फंस चुके थे, लेकिन तभी ऊपर डेनिस अपनी सेल का बल्ब तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता है और बाकी कैदियों के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शोर सुनते ही गार्ड कैदियों को देखने ऊपर चला जाता है। यह पूरा प्लान असल में टीम का ही था। उसी ने डेनिस से ऐसा करने को कहा था ताकि यह लोग गार्ड ऑफिस से इलेक्ट्रिक गेट की बटन दबा सकें। अब टीम एक एक करके गेट खोलने लगता है। पहले वह अपनी चाबी से पहला गेट खोलता है, फिर ऑफिस के पास वाला दूसरा ऑफिस में जाकर वह बटन दबाता है और इलेक्ट्रिक गेट भी खुल जाता है। इसके बाद 2 और गेट खोलने के बाद आखिर में एक आखिरी गेट आता है। इसे खोलते ही तीनों आजाद हो सकते थे, लेकिन यह आखिरी गेट किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा था। टीम ने पहले कभी इस गेट को ट्राई नहीं किया था। उसे लगा कि उसके पास इतनी सारी चाबियां हैं तो कोई ना कोई जरूर काम कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब टीम कहने लगता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए वरना पकड़े जाएंगे, लेकिन लेनार्ड हार मानने को तैयार नहीं था। वह उस लकड़ी के दरवाजे का फ्रेम को तोड़ने लगता है जिसमें लॉक लगा था। फ्रेम तोड़ते समय आवाज होने लगती है। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेनार्ड अब और इस नरक में नहीं रहना चाहता था और वह अब पीछे नहीं हटना चाहता था। काफी कोशिश के बाद लॉक फ्रेम से बाहर आ जाता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर स्नाइपर गार्ड तैनात होते हैं, इसलिए वे तुरंत एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। तीनों सिविल कपड़ों में होते हैं। टिम शीशे में देखकर कंफर्म करता है कि स्नाइपर अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। मौका मिलते ही टिम अपने दोस्तों के साथ मेन गेट से बाहर निकल आता है। तीनों कई गार्ड के बीच से गुजरते हुए फाइनली सड़क पार करते हैं। इसके बाद टिम एक टैक्सी रोकता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दिए गए पैसे काम आते हैं और टैक्सी उन्हें शहर से दूर ले जाती है। अगली सुबह जब गार्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि टिम, स्टीफन और लेनार्ड जेल से भाग चुके हैं। गार्ड यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। इस हाई सिक्योरिटी जेल से पहली बार कोई कैदी भागा था। वहीं डेनिस और बाकी कैदी उनकी आजादी की खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी टिम ने खुद एक किताब के रूप में लिखी है। उसने सच में इस जेल से भागकर दिखाया था। तीनों तंजानिया के रास्ते लंदन पहुंचे, जहां से उन्होंने एएनसी के साथ मिलकर रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। इसके बाद डेनिस को 22 साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये वही समय था जब दुनिया भर में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई अपने अंत हो गई थी और 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहला ब्लैक राष्ट्रपति बने। और इसी के साथ यह सच्ची कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।